गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम। हाँ जी, मेरे को जल्दी से बता दीजिए कल हम कहाँ तक पढ़ चुके थे, उसके आगे से कंटिन्यू करते हैं। जी नमस्कार, सभी लोगों को नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी ठीक है, कल हम पढ़ रहे थे राइज ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स इन इंडिया, या भारत में नवीन राज्यों का उदय। राइज ऑफ न्यू स्टेट्स या नवीन राज्यों का उदय। जी हाँ, हम बंगाल पढ़ रहे थे, बिल्कुल ठीक। चलिए दोस्तों, कंटिन्यू करते हैं और अब हम बात करते हैं अवध प्रांत के बारे में। अब हम पढ़ेंगे अवध के नवाबों के बारे में, या नवाब्स ऑफ अवध। अवध जो पहले मुगलों का ही एक सूबा हुआ करता था, लेकिन अवध के ही सूबेदार ने खुद को मुगलों से इंडिपेंडेंट किया और एक और नवीन राज्य का उदय हुआ हमारे देश में, जिसको हम अवध कहते हैं। और ध्यान रखेंगे, द फर्स्ट नवाब ऑफ अवध, द फर्स्ट नवाब ऑफ अवध या अवध का प्रथम नवाब हुआ सादत खान। सादत खान, या इसी को कहा जाता है, ध्यान रखेंगे, बुरहान उल मुल्क। इसी को कहा जाता है बुरहान उल मुल्क। अवध का सबसे पहला नवाब बना सादत खान या बुरहान उल मुल्क। और ध्यान रखेंगे, द फर्स्ट कैपिटल ऑफ अवध वॉज फैजाबाद। इसने फैजाबाद को अपनी राजधानी बनाया। दिल्ली सल्तनत में जो सैयद डायनेस्टी है, जो सैयद वंश है, वो भारत का सबसे पहला शिया वंश कहलाता है। वो भारत का सबसे पहला शिया डायनेस्टी कहलाता है। और उसी शिया वंश या उसी सैयद वंश से ही ताल्लुकात रखा करता था कौन? सादत खान। इसी ने मुगलों से अपने आप को सबसे पहले स्वतंत्र किया था अवध में। और ये बात कब की है? ड्यूरिंग द रूलिंग पीरियड ऑफ मोहम्मद शाह। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के ही शासनकाल में अवध की नवीन राज्य के रूप में स्थापना हुई थी और एक नवीन राज्य बना था अवध, जिसकी स्थापना बुरहान उल मुल्क या सादत खान के द्वारा की गई थी। और इसने अपनी सबसे पहली राजधानी बनाया था फैजाबाद को। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि बुरहान उल मुल्क की उपाधि क्यों दी गई थी। भाई ध्यान रखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था कि जब भारत का मुगल बादशाह बना मोहम्मद शाह रंगीला,
तो उस समय मुगल साम्राज्य में डोमिनेंस चल रहा था सैयद ब्रदर्स का या सैयद बंधुओं का, और फाइनली सैयद बंधुओं का अंत ही किसके द्वारा करवाया गया था? मोहम्मद शाह रंगीला के द्वारा। इसीलिए ये जो सादत खान था, ये जो बुरहान उल मुल्क था, इसी ने मोहम्मद शाह की मदद की थी सैयद बंधुओं के खिलाफ षड्यंत्र में या सैयद बंधुओं का अंत करने में। इसी बात से खुश होकर उसने 1720 से 1722 तक इसे आगरा का गवर्नर, आगरा की सूबेदारी भी दी थी, और मोहम्मद शाह, ध्यान रखेंगे, गिव हिम द टाइटल ऑफ बुरहान उल मुल्क, और मोहम्मद शाह रंगीला ने ही इसे बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी। लेकिन दोस्तों हम सब जानते हैं मोहम्मद शाह रंगीला के ही शासनकाल में जब 1739 में भारत में हुआ इन्वेजन ऑफ नादिर शाह या नादिर शाह का आक्रमण, तो मैंने आपको बताया था कि जब भारत में नादिर शाह का आक्रमण हुआ तो नादिर शाह तो करनाल में ही मुगलों को हराकर वहां से वापस भागना या वापस लौटना चाह रहा था, लेकिन सादत खान ने ही नादिर शाह को संदेश भेजकर ये कहा था कि मुगलों की जो अथाह संपत्ति है वो आपको दिल्ली में मिलेगी, इसीलिए जाकर दिल्ली में लूट कीजिए और दिल्ली पर अधिकार कीजिए। इसी सादत खान की ही संदेश पाकर या इसी की बात मानकर नादिर शाह ने दिल्ली पर अटैक किया था और मुगलों पर अधिकार करके मुगलों को लूटा था। इसी से शर्मसार होकर जो सादत खान था या जो बुरहान उल मुल्क था, इसने 1739 में जहर खाकर सुसाइड कर लिया था या आत्महत्या कर ली थी। 1739 में सादत खान ने ही सुसाइड किया था, आत्महत्या की थी, जब नादिर शाह ने मुगल साम्राज्य पर अटैक करके दिल्ली में लूट की थी और मुगल साम्राज्य को लूटा था। जी हाँ, इतिहासकार कहते हैं कि लगभग 70 करोड़ रुपए की संपत्ति नादिर शाह लूट कर गया था मुगलों से जब उसने दिल्ली पर अटैक किया था। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, तो जो सादत खान था ये पहले मोहम्मद शाह के शासनकाल में 1720 से 1722 तक तो आगरा का गवर्नर रहा, लेकिन ये अवध का नवाब रहा 1722 से लेकर 1739 तक। 1722 से लेकर 1739 तक अवध का सबसे पहला नवाब माना जाता है सादत खान बुरहान उल मुल्क। सादत खान की मृत्यु के बाद या इसके आत्महत्या कर लेने के बाद बंगाल का अगला नवाब बना सफदर जंग। अवध का दूसरा नवाब हुआ सफदर जंग, जो 1739 से लेकर 1754 तक अवध का दूसरा नवाब हुआ। जी हाँ, जब नादिर शाह ने अटैक किया था मोहम्मद शाह रंगीला पर, तो वो मुगलों से 70 करोड़ रुपए की संपत्ति लूट कर गया ही था। साथ में हमने बात की थी कि वो कोहिनूर हीरा और वो तख्ते तउस, वो पीकॉक थ्रोन, मयूर सिंहासन को भी अपने साथ ले गया था। अवध का दूसरा नवाब बना सफदर जंग, और ध्यान रखेंगे इन 1742 ही अटैक्ड ऑन पटना। 1742 ईस्वी में इसने पटना पर आक्रमण करके उस पर अधिकार किया था, और इन 1748 he helped Mughals against अहमद शाह अब्दाली, और इसने 1748 में
अब्दाली के खिलाफ, और इसने 1748 में अब्दाली के खिलाफ मुगलों की मदद की थी। और इसने अब्दाली के खिलाफ मुगलों की मदद की थी। मैंने आपको बताया था कि 1748 में ही अहमद शाह अब्दाली ने मुगलों पर आक्रमण किया था। और उसमें मुगलों की मदद की थी सफदरजंग ने, जो दूसरा नवाब हुआ करता था अवध का। आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि बताइए जो लखनवी संस्कृति है और जो लखनवी तहजीब है उसकी शुरुआत किसके शासनकाल से हुई थी? तो ध्यान रखेंगे वो भी सफदरजंग के ही शासनकाल से हुई थी। इसके बाद अवध का तीसरा नवाब हुआ शुजाउद्दौला। इसके बाद अवध का नवाब बना शुजाउद्दौला। और दोस्तों हम सब जानते हैं 1754 से लेकर 1775 तक अवध का नवाब रहा शुजाउद्दौला। सबसे पहले 1761 में जब लड़ा गया थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत का तीसरा युद्ध, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत या पानीपत का तीसरा युद्ध, और हम सब जानते हैं ये लड़ा गया था बिटवीन अहमद शाह अब्दाली, ये लड़ा गया बिटवीन अहमद शाह अब्दाली एंड मराठास। ये अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में लड़ा गया था थर्ड बैटल ऑफ पानीपत या पानीपत का तीसरा युद्ध। इसी युद्ध में मराठाओं की मदद करने का वादा किया था किसने? शुजाउद्दौला ने। मैंने आपको बताया भी था कि मराठाओं की मदद करने का वादा दो लोगों ने किया था, एक भरतपुर का सूरजमल जाट और दूसरा अवध का नवाब शुजाउद्दौला। लेकिन शुजाउद्दौला पानीपत के तीसरे युद्ध में मदद करने नहीं पहुंचा था और यही कारण हुआ कि अहमद शाह अब्दाली ने मराठा सेना को बुरी तरीके से पराजित किया थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, हम सब जानते हैं जब बैटल ऑफ बक्सर लड़ा गया था तो हेक्टर मुनरो की सेना के खिलाफ जो ट्रिपल अलायंस्ड आर्मी थी, जो एकजुट सेना थी, उसमें भी पार्टिसिपेट किया था किसने? शुजाउद्दौला ने 1764 में। इसी ने पार्टिसिपेट किया बैटल ऑफ बक्सर में। जिसमें हमारी तरफ से शाह आलम सेकंड, मीर कासिम और कौन लड़े? शुजाउद्दौला। और अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व किया हेक्टर मुनरो ने। हेक्टर मुनरो। इसके बाद शुजाउद्दौला के बाद अवध का अगला नवाब बना आसफउद्दौला। आसफउद्दौला 1775 से लेकर 1797 तक अवध का अगला नवाब बना आसफउद्दौला।
सबसे पहला क्वेश्चन जो आसफुद्दौला से बनेगा, तो ध्यान, जी हाँ बिल्कुल, सिराजुद्दौला और शुजाउद्दौला बिल्कुल अलग अलग हैं। सबसे पहला सवाल बनेगा, ध्यान रखेंगे, ही शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम फैजाबाद टू लखनऊ। इसने अपनी राजधानी को फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित किया। He shifted his capital from फैजाबाद टू लखनऊ। इसने अपनी राजधानी को फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित किया। और ध्यान रखेंगे, आसफुद्दौला ने ही 1784 ईस्वी में मुहर्रम सेलिब्रेट करने के लिए या मुहर्रम मनाने के लिए लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण करवाया। लखनऊ में ही एक प्रसिद्ध स्मारक है, एक प्रसिद्ध मॉन्यूमेंट है जिसे बड़ा इमामबाड़ा कहा जाता है। इसको 1784 ईस्वी में आसफुद्दौला के ही द्वारा बनवाया गया था। इसके बाद ध्यान रखेंगे, आसफुद्दौला की डेथ 1797 ईस्वी में हुई और इसके बाद अवध का अगला नवाब बना वजीर अली, लेकिन केवल एक साल के लिए 1797 से लेकर 1798 ये एक ही साल तक रूल कर पाया अवध में कि इसी को सिंहासन से हटाकर अवध का अगला नवाब बना सादत अली खान द्वितीय। सादत अली खान सेकंड या सादत अली खान द्वितीय 1798 से लेकर 1814 तक, 1798 ईस्वी से लेकर 1814 ईस्वी तक सादत अली खान सेकंड आया। लेकिन दोस्तों ध्यान रखेंगे, अंतिम रूप से भारत में अवध का जो अगला नवाब हुआ वो कौन हुआ? वाजिद अली शाह। एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, कल आप सब जानते हैं कि कल करियर विल का जो कॉन्टेस्ट है वो होगा रात को 10 बजे। पहली क्लास होगी मेरी वाली क्लास, और मेरी वाली क्लास के बाद कॉन्टेस्ट होगा, और जो कॉन्टेस्ट का फॉर्मेट है वो आप अच्छी तरीके से जानते हैं। कल जो सवाल आपको दिए जाएंगे, मैं और पीयूष सर आकर पेश करेंगे आपके सामने सवाल, और वो जो कॉन्टेस्ट कल होगा वो हम ही दोनों लोग आपको खिलवाएंगे। तो जो रीजनिंग के सवाल होंगे वो आपके सामने पीयूष सर पेश करेंगे, और जो जीएस के क्वेश्चंस होंगे वो आपके सामने मैं पेश करूंगा। और मैं आपको बता देता हूं कि जीएस में हम क्या क्या सेक्शंस को कवर करेंगे। कल आप तैयार रहिएगा भाई, आप सब जानते हैं कि कल से हम कॉन्टेस्ट शुरू करने जा रहे हैं। तो कल जो कॉन्टेस्ट होगा तो मैं आपको बता देता हूं, उसमें जीएस में हिस्ट्री पूछी जाएगी, पॉलिटी पूछी जाएगी, ज्योग्राफी पूछी जाएगी, इकोनॉमी पूछी जाएगी, और इसके अलावा करंट अफेयर्स। कल जो हम जीएस का कॉन्टेस्ट आपके साथ खेलेंगे या आपको खिलवाएंगे, तो उसमें ध्यान रखिएगा, उसमें साइंस का पार्ट नहीं होगा।
तो उसमें साइंस का पार्ट नहीं रहेगा, उसमें साइंस नहीं होगा। और आपके जितने भी जानने वाले लोग हैं आप उन्हें बता दीजिएगा, भले ही आपने करियर विल पर कोई कोर्स परचेज करा हो या ना करा हो। अगर आपने केवल करियर विल एप्लीकेशन डाउनलोड भी करी है तो भी आप उसको खेल सकते हैं। हाँ, लेकिन ये है कि जो ऑलरेडी यहाँ पर पढ़ रहे हैं उनको थोड़ा सा ये फायदा होगा कि क्वेश्चन वही पूछे जाएंगे या उन्हीं में से पूछे जाएंगे जो क्लास में करवाया गया है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और कल ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप रात को 10 बजे तैयार रहिएगा इस कॉन्टेस्ट के लिए। पीयूष सर है ना, और मैं, तो आपको रीजनिंग और जीएस के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको दिए जाएंगे, जिसको आपको अटेम्प्ट करना होगा। जो सबसे पहले आंसर देगा, यहां पर तो मैं नाम बोल रहा था उसका, लेकिन जो सबसे पहले आंसर देगा तुरंत उसके पेटीएम अकाउंट में हम यहां से 1000 रुपए भेज देंगे। रात को 10 PM ऑनवर्ड्स, रात को 10 बजे के बाद खेला जाएगा कौन बनेगा करियर विल पति, है ना, 2019 सीजन 1। ये कौन बनेगा करियर विल पति का सीजन 1 है, जिसको हम कल रात 10 बजे से खेलना शुरू करेंगे। तो प्लीज बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। दोस्तों, हम सब जानते हैं द लास्ट नवाब of Awadh was Wajid Ali Shah. जो 1847 से लेकर 1856 तक अवध का नवाब रहा। और जैसा कि मैंने आपको बताया था जब हम पढ़ रहे थे 1857 का विद्रोह, जब लॉर्ड डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया और उसने भारत में आकर अपनी हड़प की नीति चलाई, तो उसी हड़प की नीति के तहत उसने कुशासन के आरोप लगाकर वाजिद अली शाह पर भी अटैक किया और इसे सिंहासन से हटाया, और सिंहासन से हटाकर अवध पर अधिकार कर लिया। और वाजिद अली शाह की ही पत्नी बेगम हजरत महल ने अपने बेटे बिरजिस कादिर को अवध का नवाब घोषित करके लखनऊ से विद्रोह का नेतृत्व किया था, लेकिन अंग्रेजों के द्वारा उसे आसानी से नियंत्रित कर लिया गया था। अवध के बाद अब हम बात करेंगे सिख स्टेट के बारे में या सिख राज्य के बारे में। सिख स्टेट या सिख राज्य। और हम सब जानते हैं द फाउंडर ऑफ सिखिज्म वाज गुरु नानक देव। कल मेरे को कोई कमेंट कर रहा था कि सिख गुरुओं के बारे में भी बता दीजिए, भाई ले लीजिए। हम सब जानते हैं सिखिज्म की स्थापना या सिखों के संस्थापक माने जाते हैं गुरु नानक देव। और हम सब जानते हैं जो गुरु नानक देव थे, इनका जन्म 15 अप्रैल सन 1469 ईस्वी में ननकाना साहिब जो उस समय क्या कहलाता था, तलवंडी पंजाब, या पंजाब के
तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था। दोस्तों जहां पर जन्म हुआ था पंजाब के तलवंडी नामक स्थान पर गुरु नानक देव का, तो ध्यान रखेंगे वो ननकाना साहब कहलाता है। और ये जो ननकाना साहब है ये अब कहां जा चुका है? पाकिस्तान में जा चुका है। जो जो सही बताएगा सभी को मिलेगा। अरे नहीं मेरे भाई, जिसका है ना, जो सबसे पहले आंसर देगा उसको मिलेंगे 1000 रुपए। लुट जाएंगे हम भाई। हर एक व्यक्ति को अगर 1000 रुपए देंगे, ये फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का काम होगा। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, जो सबसे पहले आंसर करेगा उसको दिए जाएंगे एक आंसर पर 1000 रुपए। जी हाँ, ये अब पाकिस्तान में है। पंजाब का तलवंडी नामक स्थान जिसको अब ननकाना साहब कहा जाता है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, हिज फादर वॉज, इनके पिता का नाम था कालू जी मेहता। इनके पिता का नाम कालू जी मेहता था। कमेंट्स सब देख सकते हैं, मेरे से एक बार ऊपर नीचे तक रिवीजन दे लिया करें। हाँ जी, एक क्वेश्चन 1000 रुपए। अगर आपने दोबारा से सबसे पहले आंसर कर दिया तो फिर 2000 रुपए हो जाएंगे। अरे मजे लीजिए, टेंशन वाली कोई बात नहीं। इनका माता का नाम था तृप्ता देवी। और ध्यान रखेंगे इनकी पत्नी का नाम था सुलक्षणा देवी। सुलक्षणा देवी। हाँ दोस्तों, आने वाले एग्जाम्स के लिए गुरु नानक देव इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट हो सकते हैं? इंपॉर्टेंट इसलिए रहेंगे क्योंकि गुरु नानक देव का जन्म 1469 में 1469 ईस्वी में हुआ था। और हम सब जानते हैं अभी क्या चल रहा है, 2019। तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि हम इस वर्ष गुरु नानक देव जी की 500वीं जयंती मना रहे हैं। 500वीं जयंती या 500वीं जयंती का वर्ष मनाया जा रहा है इस साल हर्षोल्लास से, क्योंकि जो गुरु नानक देव हैं उनको जन्म लिए 550 साल हो चुके हैं, उनकी 550वीं वर्षगांठ हो चुकी है। और दूसरी चीज ध्यान रखेंगे, आपसे पूछेंगे बताइए गुरु नानक देव किसके समकालीन थे या ये किसके कंटेम्परेरी थे, तो ध्यान रखेंगे ही वॉज कंटेम्परेरी टू इब्राहिम लोधी एंड बाबर। ये इब्राहिम लोधी और बाबर के समकालीन थे, क्योंकि आप डेट ऑफ बर्थ से देख सकते हैं कि इस समय, जी नहीं, दिस इज नॉट अ वन डे कॉन्टेस्ट, ये हर फ्राइडे को हुआ करेगा। ये हर शुक्रवार को हुआ करेगा कॉन्टेस्ट, रात को 10 बजे के बाद। तो उस चीज के लिए आप निश्चिंत रहें। इसके बाद दोस्तों ध्यान रखेंगे गुरु नानक देव के उत्तराधिकारी इन्हीं के एक शिष्य हुए जिनका नाम लहना था। और वही लहना हम सब जानते हैं किस नाम से प्रसिद्ध हुए हैं, गुरु अंगद देव के नाम से। इसके बाद सिखों के दूसरे गुरु हुए हैं गुरु अंगद देव। सिखों के दूसरे गुरु हुए गुरु अंगद देव।
सिखों के दूसरे गुरु हुए गुरु अंगद देव, ये हम सब जानते हैं। और ये समकालीन थे किसके? हुमायूं के। हुमायूं के समकालीन कैसे थे हम सब जानते हैं। ये 1539 से 1552 तक सिखों के गुरु रहे। और ध्यान रखेंगे, ही इन्वेंटेड गुरुमुखी स्क्रिप्ट। इन्होंने ही गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया। हम सब जानते हैं जो पंजाबी भाषा है, जो पंजाबी लैंग्वेज है, वो किस लिपि में लिखी जाती है? गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। उस गुरुमुखी रोशन जी कह रहे हैं कि बेईमानी तो नहीं होगा इस कॉन्टेस्ट में। भाई अगर बेईमानी करनी होती तो हमें कॉन्टेस्ट करवाने की जरूरत क्या थी, ये बताइए। आप लोग पढ़ तो रहे हो हमसे और भारी तादाद में पढ़ रहे हो, तो आपको लगता है कि हमें कॉन्टेस्ट कराने की जरूरत थी? है ना? नहीं भाई, हमें कॉन्टेस्ट कराने की जरूरत नहीं थी। लेकिन इस बात से आप टेंशन रहिए कि यहाँ पे कोई बेईमानी नहीं होगी। भाई अगर बेईमानी करनी होती तो हम कॉन्टेस्ट क्यों करवाते? हमसे आपने थोड़ी कहा कॉन्टेस्ट करवाने के लिए, ये तो हम करवा रहे हैं आपका उत्साह बढ़ाने के लिए, आपके अंदर जो मोटिवेशन है वो बना रहने के लिए। ठीक है ना? और जो मैंने आपको बताया था वो बात एक बार सबको बता दीजिएगा, चाहे आप करियर विल पे पढ़ते हो या ना पढ़ते हो। ठीक है, लेकिन आप ये कॉन्टेस्ट खेल सकते हैं। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रोत्साहित कर सकते हैं। ठीक है, और रही बात बेईमानी की, तो ये तब आपको बिलीव हो जाएगा हमारे ऊपर जब आपके खुद के अकाउंट में 1,000 रुपए पहुंच जाएंगे, जैसे ही आप सही जवाब देंगे। तो इसीलिए टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। एक मिनट के लिए वेट करते हैं, बस मैं 1 मिनट में अभी आता हूं।
हाँ जी, वेलकम बैक। हाँ जी, रीजनिंग का भी सॉल्यूशन आपको बताएंगे, ठीक है, और जो जीएस का सॉल्यूशन होगा वो भी आपको बता दिया जाएगा। तो कल से हम खेलना शुरू करेंगे, कौन बनेगा करियर विलपति, है ना, सीजन 1। अब ध्यान रहे, सारे के सारे लोगों को बता देना, अपने अपने शहरों में आग की तरह फैला दीजिए इस बात को, ठीक है ना। और सबसे कह दीजिए अपने सारे रिश्तेदारों से कि सब करियर विल डाउनलोड कर लें, है ना, और सब इसका लुत्फ उठाने की कोशिश करें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। मैंने कहा गुरु अंगद देव ने ही गुरुमुखी स्क्रिप्ट या गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया था, और ध्यान रखेंगे इन्होंने ही गुरु का लंगर प्रथा को कंटिन्यू किया था। वैसे तो गुरु का लंगर जो प्रथा थी वो गुरु नानक के द्वारा ही सबसे पहले शुरू की गई थी, लेकिन गुरु के लंगर को नियमित रूप से चलवाने वाले ही सबसे पहले गुरु कौन हुए? गुरु अंगद देव हुए। और ये हुमायूं के समकालीन थे, क्योंकि हम सब जानते हैं हुमायूं वेंट टू गुरु अंगद देव। हुमायूं वेंट टू गुरु अंगद देव to take his blessings. हुमायूं गुरु अंगद देव से ही आशीर्वाद लेने के लिए गया था। अपने शासनकाल में एक बार हुमायूं भी गुरु अंगद देव से आशीर्वाद लेने के लिए गया था। इसके बाद सिखों के तीसरे गुरु हुए गुरु अमरदास। सिखों के तीसरे गुरु हुए गुरु अमरदास, जो 1552 से लेकर 1574 तक सिखों के तीसरे गुरु रहे। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, गुरु अमरदास के बाद, भाई सिंपल सी बात है, गुरु अमरदास किसके कंटेम्परेरी होंगे? ये अकबर के समकालीन थे, क्योंकि इस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? अकबर। गुरु अमरदास के बाद सिखों के चौथे गुरु हुए गुरु रामदास। पंद्रह सौ चौहत्तर ईस्वी से लेके 1581 ईस्वी तक सिखों के चौथे गुरु हुए गुरु रामदास। लंगर क्या है भाई? देखिए, जब भी हम गुरुद्वारों में जाते हैं ना, तो जब हम गुरुद्वारों में जाते हैं और वहां पर जाकर सर झुकाते हैं या भाई इबादत करते हैं जाकर, तो वहां पर हमेशा ना 24 घंटे आपको फ्री में भोज, जिसको हम भंडारा कहते हैं, भाई हमारे हिंदू धर्म में वो क्या कहलाता है? भंडारा। लेकिन सिखिज्म में, सिख धर्म में वो क्या कहलाता है? लंगर कहलाता है। वो एक पंगत में बैठाकर सारे के सारे लोगों को, है ना, भरपेट भोजन करवाया जाता है, दैट इज लंगर। गुरु का लंगर उसको कहते हैं। कंटेम्परेरी का मतलब होता है समकालीन, और समकालीन का मतलब होता है जब दो व्यक्ति या दो वस्तुएं एक ही समय पर एग्जिस्ट करती हैं। जैसे यू एंड मी आर कंटेम्परेरी टू ईच अदर। मैं आपके सामने जीवित हूं, आप मेरे ही सामने जीवित हैं, तो हम एक दूसरे के क्या हो गए? कंटेम्परेरी। गुरु रामदास सिखों के चौथे गुरु हुए। और ध्यान रखेंगे, क्योंकि गुरु रामदास परम मित्र हुआ करते थे जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के, अकबर की ही घनिष्ठ मित्रता थी गुरु रामदास से, इसीलिए अकबर गिफ्टेड 500 बीघा लैंड। इसीलिए अकबर गिफ्टेड 500 बीघा लैंड टू हिज फ्रेंड गुरु रामदास। और जो 500 बीघा जमीन
गुरु रामदास को अकबर ने उपहार में दी, तो ध्यान रखेंगे उसी पर एक शहर बसाया गया जो कहलाता है रामदास नगर। वही उसी 500 बीघा भूमि पर गुरु रामदास के द्वारा एक शहर बसाया गया जिसे रामदास नगर कहा गया। और दोस्तों यही रामदास नगर एट प्रेजेंट हम सब जानते हैं क्या कहलाता है, अमृतसर। इसी को वर्तमान में अमृतसर कहा जाता है। लंगर प्रथा शुरू गुरु नानक देव जी ने किया था, लेकिन इसको नियमित बनाने वाले थे गुरु अंगद देव। इसके बाद सिखों के 5वें गुरु हुए गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव 1581 से लेकर 1606 ईस्वी, 1581 ईस्वी से लेकर 1606 ईस्वी तक सिखों के 5वें गुरु हुए गुरु अर्जुन देव। और दोस्तों ध्यान रखेंगे इन्हीं को सच्चा बादशाह कहा जाता है। गुरु अर्जुन देव ही कहलाते हैं सच्चा बादशाह। और ध्यान रखेंगे 1606 ईस्वी में इन 1589 he started the construction of गुरुद्वारा हरमंदिर साहिब। पंद्रह सौ 89 ईस्वी में इन्होंने ही गुरुद्वारा हरमंदिर साहिब की स्थापना की। और आपसे पूछेंगे कि बताइए, और दोस्तों ध्यान रखेंगे गुरुद्वारा हरमंदिर साहिब ही तो क्या कहलाता है, गोल्डन टेम्पल। जो हमारा स्वर्ण मंदिर है वही तो कहलाता है गुरुद्वारा हरमंदिर साहिब। और ध्यान रखेंगे आपसे पूछेंगे बताइए गोल्डन टेम्पल की नींव या हरमंदिर साहिब की नींव किसके द्वारा रखी गई थी, हजरत मियां मीर के द्वारा। हजरत मियां मीर के द्वारा गोल्डन टेम्पल की नींव रखी गई थी, जो रखवाने वाले थे गुरु अर्जुन देव। और ध्यान रखेंगे गुरु अर्जुन देव फाउंडेड सम सिटीज लाइक तरन तारन। गुरु अर्जुन देव ने ही कुछ शहरों की स्थापना की थी, कुछ शहर बसाए थे, जिसमें था तरन तारन, करतारपुर और गोविंदपुर। इन्होंने ही बसाया करतारपुर और इन्होंने ही बसाया गोविंदपुर। ये वो 3 महत्वपूर्ण शहर हैं जो बसाए गए थे गुरु अर्जुन देव के द्वारा। लेकिन
जब भारत का मुगल बादशाह बना जहांगीर, जब अकबर की मृत्यु हुई 1605 ईस्वी में और 1605 ईस्वी में अकबर के मरने के बाद उसी का बेटा जहांगीर भारत का अगला मुगल बादशाह बना, तो ध्यान रखेंगे जहांगीर के ही शासनकाल में जहांगीर के बेटे खुसरो ने उसके खिलाफ एक विद्रोह किया जिसे कहा जाता है रिवोल्ट ऑफ खुसरो या खुसरो का विद्रोह, रिवोल्ट ऑफ खुसरो या खुसरो का विद्रोह। हु वॉज खुसरो, ध्यान रखेंगे ही वॉज सन ऑफ जहांगीर, जहांगीर का बेटा था खुसरो। जहांगीर के सिंहासन पर बैठने के अगले ही साल इसने जहांगीर के ही खिलाफ विद्रोह कर दिया था। और आपसे पूछेंगे कि बताइए खुसरो के विद्रोह में खुसरो की मदद किसने की थी? ध्यान रखेंगे गुरु अर्जुन देव ने। क्योंकि मुगलों और सिखों के बीच में घनिष्ठता थी, क्योंकि मित्रता थी, इसी कर्टसी में, क्योंकि मुगल शहजादा था कौन? खुसरो। इसीलिए गुरु अर्जुन देव ने खुसरो को आशीर्वाद दिया, उसको रहने के लिए शरण दी और उसकी आर्थिक रूप से मदद भी की। लेकिन इसी बात को गलत समझ गया जहांगीर। जहांगीर को लगा कि गुरु अर्जुन देव ही उसके बेटे खुसरो को उसके खिलाफ भड़काकर विद्रोह करवा रहे हैं, इसीलिए गुरु अर्जुन देव की हत्या करवा दी जहांगीर ने और अपने ही बेटे खुसरो को अंधा करवा दिया। और फाइनली 1606 ईस्वी में गुरु अर्जुन देव की हत्या की गई और इसके बाद सिखों के छठे गुरु हुए गुरु हरगोविंद। गुरु हरगोविंद। और ध्यान रखेंगे ये सिखों के सिक्स्थ गुरु माने जाते हैं, छठे गुरु माने जाते हैं, जो 1606 ईस्वी से लेकर 1644 ईस्वी तक सिखों के छठे गुरु रहे। और ध्यान रखेंगे इन्होंने ही सबसे पहले सिखों की एक सेना तैयार की जो मुगलों से लोहा लेने के लिए थी, जो मुगलों से लड़ने के लिए थी। और ध्यान रखेंगे इन्होंने ही नगाड़ा बजाने की व्यवस्था शुरू करवाई और अमृतसर की किलेबंदी करवाई। अमृतसर के चारों तरफ इन्होंने किलाबंदी शुरू करवाई थी। जी हाँ, बिल्कुल, गुरु अर्जुन देव, जो हमने सिखों के 5वें गुरु पढ़े थे, ध्यान रखेंगे गुरु अर्जुन देव ने ही सिखों के आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब की रचना की थी। गुरु हरगोविंद के बाद आए गुरु हर राय। गुरु हरगोविंद के बाद आए गुरु हर राय, जो 1644 से लेकर 1661 तक, कहने का मतलब ये समकालीन माने जाएंगे किसके? शाहजहां के। 1644 से लेकर 1661 तक गुरु हर राय सिखों के 7वें गुरु बने।
बस 1 मिनट के लिए होल्ड करेंगे, मैं अभी आता हूं जरा नेचर कॉल टॉयलेट होकर। इसके बाद आए गुरु हर राय, और हम सब जानते हैं ही वॉज कंटेम्प्रेरी टू शाहजहां, ये शाहजहां के समकालीन थे। इसके बाद सिखों के 8वें गुरु हुए गुरु तेग बहादुर। सिखों के 8वें गुरु हुए गुरु तेग बहादुर, जो 1661 ईस्वी से लेकर 1685 ईस्वी तक सिखों के 8वें गुरु हुए। सॉरी, गुरु तेग बहादुर नहीं, गुरु हर राय के बाद सिखों के दूसरे गुरु बने गुरु हरकृष्ण। 8वें गुरु सिखों के हुए गुरु हरकृष्ण। आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि बताइए सिख गुरुओं में सबसे कम उम्र के सिख गुरु कौन माने जाते हैं। ही वॉज गुरु हरकृष्ण। केवल 1661 से लेकर 1664 तक ये सिखों के 8वें गुरु रहे, और ऐसा इतिहासकार कहते हैं। पटना में किस गुरु का बर्थ हुआ था? भैया भी पहुंच रहे हैं 10वें गुरु पर। जो गुरु गोविंद सिंह है, जो 10वें गुरु हैं सिखों के, उनका जन्म पटना में हुआ था, इसीलिए पटना साहिब कहा जाता है। सर पेटीएम नहीं है, फोन पे है, तो मनी उस पर आ जाएगा क्या? भाई मैं एक बार मैनेजमेंट से पूछ लूंगा, अगर उस पर आ जाएगा तो बहुत बढ़िया है। गूगल पे, फोन पे, दुनिया भर के है ना चीजें हैं, तो मैं एक बार ही पूछ लूंगा कि क्या प्रोविजन है, वो आपको कैसे पता चल जाएगा। जी, मैंने कहा कि गुरु हरकृष्ण सबसे छोटे उम्र के क्या माने जाते हैं? गुरु माने जाते हैं। और ये कौन थे? ये गुरु हर राय के सबसे छोटे बेटे थे, लेकिन मात्र जब इनकी आयु 8 वर्ष थी तो ये चेचक की बीमारी से ग्रस्त हुए, और चेचक की बीमारी की ही वजह से इनकी डेथ हो गई, इनकी मृत्यु हो गई। और इनकी मृत्यु के बाद गुरु हर गोविंद के ही पुत्र सिखों के 9वें गुरु बने, जिन्हें हम जानते हैं गुरु तेग बहादुर के नाम से।
1664 ईस्वी से लेकर 1675 ईस्वी तक सिखों के 9वें गुरु बने गुरु तेग बहादुर। अभी मैंने आपको बताया जो गुरु ग्रंथ साहिब थी, है ना, उसकी रचना गुरु अर्जुन देव जी के द्वारा की गई थी, जो सिखों के 5वें गुरु थे। जी हाँ, अभी मैंने बताया चेचक की बीमारी से मरने वाले जो गुरु थे वो थे गुरु हरकृष्ण। मात्र 8 वर्ष की आयु थी इनकी, और सबसे कम उम्र में गुरु बनने वाले भी यही हैं। अंकित को ऑफलाइन पैसा चाहिए, तो अंकित आप सबसे पहले आंसर कीजिएगा और फिर यहाँ पे आके, दिल्ली में आके पैसा ले जाइएगा। दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे गुरु तेग बहादुर से। एक तो ध्यान रखेंगे, इन्होंने ही पंजाब में आनंदपुर साहिब या आनंदपुर नामक शहर की स्थापना की थी। इन्होंने ही बसाया था पंजाब में आनंदपुर या आनंदपुर साहिब। और ध्यान रखेंगे, इन 1675 he was killed by Mughal Emperor Aurangzeb in front of Red Fort, Delhi। इन्होंने ही 1675 ईस्वी में औरंगजेब के द्वारा गुरु तेग बहादुर की दिल्ली में लाल किले के सामने हत्या करवाई गई। और दोस्तों, हम सब जानते हैं जिस स्थान पर इनकी हत्या करवाई गई थी, उसी स्थान पर इन्हीं की याद में बनवाया गया है गुरुद्वारा शीशगंज साहिब। गुरुद्वारा शीशगंज साहिब। जी, आप क्वेश्चन का आंसर करने के लिए टाइम तो कितना भी ले लीजिएगा, है ना, लेकिन बस प्रॉब्लम ये रहेगी कि जो सबसे पहले आंसर करेगा ना, कैश प्राइज उसी को मिलेगा भाई। तो जिसकी स्पीड ज्यादा तेज होगी या जिसकी किस्मत बहुत ही ज्यादा अच्छी होगी, क्योंकि हो सकता है हम कोई आपसे ऐसा सवाल पूछ लें जिसको देखते ही आपको, है ना, फटाफट से याद आ जाए कि इसका आंसर क्या है, और जैसे ही आंसर आपको याद आ जाएगा आप तुरंत उसको क्या कर देंगे, सेंड कर देंगे। गुरु तेग बहादुर और गुरु तेग बहादुर के साथियों से इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए कहा गया था, लेकिन उन्होंने क्योंकि इस्लाम धर्म कबूल करने से मना कर दिया, इसीलिए दिल्ली में लाल किले के ही सामने गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी गई, उनका सर कटवा दिया गया। जी हाँ, बिल्कुल, कभी मौका मिलेगा तो पटना में जरूर आएंगे, और बहुत जल्दी आएंगे। अब ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, बहुत जल्दी ही आपके शहर में आना शुरू करेंगे हम लोग। दोस्तों, गुरु तेग बहादुर की हत्या के बाद हम सब जानते हैं सिखों के अंतिम और 10वें गुरु बने गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह जो 1675 से लेकर
1708 तक सिखों के अंतिम और 10वें गुरु हुए। लीजिए, इन्हीं का जन्म हुआ था कहां पर? पटना में। गुरु गोविंद सिंह का ही जन्म पटना में हुआ था, इसीलिए वहां पर एक गुरुद्वारा है जिसे पटना साहिब गुरुद्वारा कहा जाता है। ये सिखों के 10वें और अंतिम गुरु हुआ करते थे। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, जी हम दिल्ली में मुखर्जी नगर में पाए जाते हैं। जो हमारी लोकेशन है वो मुखर्जी नगर है। तो अगर किसी को है ना मुझसे मिलना हो तो आप मुखर्जी नगर आ जाइएगा। लेकिन है ना आपकी किस्मत अच्छी हुई तो मैं आपको खाली मिल जाऊंगा, क्योंकि सुबह 7 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक आजकल मैं विदाउट ब्रेक पढ़ा रहा हूँ। कोई गुंजाइश नहीं है। हो, और डिमांड अभी भी बढ़ती जा रही है। जी हाँ, ऑप्शन बिल्कुल मिलेगा, बिना ऑप्शन के नहीं आप आज से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऑप्शन आपको जरूर आपसे पूछेंगे। जी नहीं, उज्जवल जहां पूछ रहे हैं मैं वहां पर नहीं पढ़ाता हूं। जी हाँ बिल्कुल। अब हम करियर विल के ही सेमिनार्स करने के लिए, करियर विल के ही है ना जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, हम उनसे मिलने के लिए अब आप लोगों के शहरों में आना शुरू करेंगे। जी मैं थका हुआ नहीं लग रहा हूं है ना, नासाज तबीयत चल रही है मेरी कई दिनों से, है ना। जो पिछला वीकेंड गया है तब से ही मैं वायरल के लपेटे में हूं, लेकिन किसी तरीके से हिम्मत करके मैं आपके सामने खड़ा हो जाता हूं। आपको मेरा एनर्जी लेवल देखकर समझ में आ रहा होगा कि आजकल मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब चल रही है। जहां एक बारी है ना एनर्जेटिक हुआ ना मैं, जैसे ही एक साथ ठीक हुआ एकदम से, बस फिर देखना तुम कमाल, कैसी आग लगाता हूं मैं तुम्हारे बैच में। जी हाँ, ऑप्शन बिल्कुल दिया जाएगा। चलिए, मुझे फटाफट से अपने अपने शहरों के नाम लिखकर भेजिए। सिर्फ शहरों का नाम, शहर और राज्य यहाँ पर लिखकर भेजिए। मैं जरा देखता हूँ कि हमारे पास सबसे ज्यादा लोग किस राज्य से हैं। तो सबसे पहले विजिट पीयूष सर और मैं दोनों उसी राज्य में करेंगे। सबसे पहले विजिट वहीं पर लगाएंगे। जी हाँ विश्वजीत जी, हम पहुंच रहे हैं बंदा बहादुर तक भी। जी, सूरत गुजरात से मीत, आराम आराम से मैसेज करेंगे तो मैं नाम ले पाऊंगा। रोहतक, हे भगवान, सोनीपत हरियाणा, मेरठ, बेगूसराय, लुधियाना, मुरादाबाद, जोधपुर, दरभंगा, पटना, लखनऊ, कोलकाता, जोधपुर, देहरादून, मुरादाबाद, प्रयागराज। हे भगवान, हे भगवान, बहुत सारे लोग, इतने सारे कि नाम भी नहीं पढ़े जा रहे। जी, आप लोगों के कमेंट्स को देखकर हमें लग रहा है कि हमें सबसे पहला जो विजिट है ना वो बिहार का करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा लोग मुझे बिहार से नजर आ रहे हैं। बहुत बढ़िया। जौनपुर से भी लोग नजर आ रहे हैं, पीलीभीत तक भी हमारी बातचीत पहुंच चुकी है। अरे वाह, शामली, मेरे होम टाउन से भी कुछ लोग हैं यहाँ पर। बहुत बढ़िया। जी हाँ, हम अब फटाफट से, अरे कुछ लोग तो दिल्ली से ही हैं।
बहुत बढ़िया। कुछ लोग यहाँ पर दिल्ली के भी नजर आ रहे हैं। वाह, किशन जी अमेरिका से बात कर रहे हैं। अमेरिका के भी लोग आ चुके हैं यहाँ पर। जी हम लोग बहुत जल्दी प्लान कर रहे हैं कि हम लोग सबसे पहले है ना बिहार का चक्कर मारें, और जो बिहार के कुछ शहर हैं जहाँ पर हमारे स्टूडेंट्स हैं भारी तादाद में, ठीक है, तो हम वहाँ पर सेमिनार कंडक्ट करें, है ना, जैसे चुनावी रैली होती है ना, तो उसी टाइप की है ना रैली वहाँ पर करेंगे बिहार शरीफ से, प्रूडेंस कोचिंग सेंटर से। बहुत बढ़िया। जी हाँ, जहाँ जहाँ पर जिन जिन शहरों में हमारे प्रूडेंस कोचिंग सेंटर हैं सब जगह पहुंच जाएंगे हम लोग सेमिनार्स करने के लिए। इंग्लैंड, जापान, इंग्लैंड। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतना ज्यादा प्यार बरसाने के लिए। हाँ, एक और चीज ध्यान रखिएगा। अगर आप लोगों को मेरे नोट्स अपलोडेड हैं, जी मैं आपको बता देता हूं, एक इंपॉर्टेंट बात सुन लीजिएगा। एक इंपॉर्टेंट बात सुन लीजिए जो आपके बिल्कुल मतलब की है। जिन जिन लोगों के भी पास मेरे नोट्स हैं, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। तो जो हम कॉन्टेस्ट कल शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है, तो सारे के सारे जो सवाल है आपसे वही पूछे जाएंगे जो नोट्स में मेंशन होंगे। कोई भी सवाल नोट्स के बाहर से या जो हमने क्लास में नहीं करवाया वहां से नहीं पूछा जाएगा। सारे के सारे जो सवाल है, जी हाँ बिल्कुल, हम सबसे पहले पटना विजिट करेंगे क्योंकि पटना का नाम है पाटलिपुत्र, और पाटलिपुत्र से ही तो भारत का इतिहास शुरू हुआ था। भारत में राजवंशों की शुरुआत ही पाटलिपुत्र से हुई थी। सबसे पहले हम जाएंगे ही पटना। यहाँ पर काफी सारे लोग हैं। मीनाक्षी मुनीरका से बात कर रही हैं शायद, तो ये मुनीरका में भी कोचिंग सेंटर ओपन करने की गुजारिश कर रहे हैं। तो मीनाक्षी, हम लोग मुनीरका नहीं आ पाएंगे मुखर्जी नगर से, है ना, लेकिन आप मुनीरका से मुखर्जी नगर आ सकते हैं। मोस्ट वेलकम है आपका, तहे दिल से स्वागत। मुनीरका में तो इम्पॉसिबल सा हो जाएगा, बाकी इन फ्यूचर कुछ होता है तो बता दिया जाएगा। अगर आपके बैच में मेरे नोट्स अपलोडेड हो चुके हैं तो सारे के सारे नोट्स डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है, और कल रात को 10 बजे तक सारे के सारे नोट्स को एक बार रीड कर लीजिएगा। हो सकता है जब आपसे सवाल पूछा जाए तो सवाल आपको पहले से पता हो, और अगर आप सबसे पहले आंसर देने वाले हुए तो तुरंत आपको उसका इनाम भेज दिया जाएगा। बहुत बढ़िया, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और दूर दूर से। मुझे काफी अच्छा लग रहा है कि यहाँ पर काफी सारे लोग स्टूडेंट्स के भी स्टूडेंट्स हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सिखों के अंतिम और 10वें गुरु हुए गुरु गोबिंद सिंह, जिनका जन्म पटना में हुआ, और हम सब जानते हैं इन्होंने ही 1699 ईस्वी में दल खालसा या खालसा पंथ की स्थापना की। इन्होंने ही 1699 ईस्वी में दल खालसा या खालसा पंथ की स्थापना की, और ध्यान रखेंगे यही दल खालसा आगे चलकर क्या कहलाया? सिखिज्म कहलाया या सिख धर्म कहलाया। और दोस्तों हम सब जानते हैं कि इन सारे के सारे सिखों को खालसाओं में परिवर्तित कर लिया गया, इनको सैनिक बना दिया गया। गुरु गोविंद सिंह ने ही हिमाचल प्रदेश में एक शहर की स्थापना की जिसे पोंटा कहा जाता है या जिसे पोंटा साहिब कहा जाता है।
और ध्यान रखेंगे गुरु गोबिंद सिंह के ही द्वारा पंजाब में लोहगढ़, फतेहगढ़, आनंदगढ़ और केशगढ़ किले का निर्माण करवाया गया और 80,000 सैनिकों की एक खालसा सेना तैयार की। लेकिन दोस्तों ध्यान रखेंगे 1708 ईस्वी में एक पठान जिसका नाम था अजीम खान, अजीम खान नाम की ही एक पठान के द्वारा गुरु गोविंद सिंह की हत्या कर दी गई। कहां पर? नांदेड़, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के नांदेड़ नामक स्थान पर इनकी हत्या कर दी गई। जालंधर के भी लोग हैं, बहुत बढ़िया। यहां पर तो जालंधर के भी लोग हैं भाई। जी वो पवित्र स्थल है, इसीलिए हम साहिब का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जो साहिब का इस्तेमाल है वो हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वो पिलग्रिम्स हैं, वो पवित्र स्थल हैं इसलिए। जी हाँ, मैं आपको एक बारी फिर से बता देता हूं, जितने भी है ना चीजें आपको क्लास में करवाई गई हैं, जो भी नोट्स आपके सामने अपलोडेड है, सारे के सारे जो सवाल आपसे पूछे जाएंगे वो उन्हीं में से होंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। बाकी करंट अफेयर्स का सवाल तो कहीं से भी हो सकता है, जो भी देश दुनिया में चल रहा है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और मैं चाहता हूं कि आप सारे के सारे लोग कल मौजूद रहें और हमारे साथ कॉन्टेस्ट को खेलें, और ज्यादा से ज्यादा लोग, आपके जितने भी दोस्त लोग हैं या आपके जितने भी परिचित हैं, सबको करियरविल एप्लीकेशन के बारे में बताएं, है ना भाई। हो सकता है आपका आंसर सबसे पहला ना आए, आपके दोस्त का आ जाए, तो डेफिनेटली आप अपने दोस्त से पार्टी लेने के तो हकदार बन ही सकते हैं ना भाई। अगर 1000 रुपए आपके पास नहीं आए तो आप अपने 10 दोस्तों से करियरविल एप्लीकेशन को डाउनलोड करा लीजिए और 10 के 10 लोगों से कहिए कि आपको आंसर करना है। भले ही बेशक साथ में बैठी सारे के सारे, किसी के पास तो 1000 रुपए जाएंगे, जिसके पास 1000 रुपए जाएंगे लीजिए, अगले दिन जश्न हो सकता है, उससे पार्टी हो सकती है, तो आप उसे पार्टी कीजिए। हम तो चाहते हैं कि आपके पास है ना सबसे पहले हम अमाउंट भेजें और आप ही सबसे पहले वो व्यक्ति बने जो उसका आंसर करेंगे। फैला दीजिएगा इस बात को। आपके पास केवल कल दिन का समय है, कल का दिन है आपके पास। कल रात को 10 बजे मैं और पीयूष सर आपके सामने हॉट सीट पर होंगे, है ना, और आपके सामने पेश किया जाएगा ये अद्भुत कॉन्टेस्ट जिसको हम आप ही के लिए लेकर आए हैं। बिल्कुल 500 भी बांट सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपकी व्यक्ति के साथ दोस्ती कितनी घनिष्ठ है। ज्यादा अच्छी दोस्ती है तो 500 भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए कल हम इस पूरे के पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और इससे रिलेटेड 70-80 क्वेश्चंस बन चुके हैं। बाकी जो क्वेश्चंस है वो मैं कल आपके साथ डिस्कस कर लूंगा और फिर रात को वो क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा जो आपको बनाएंगे माला माल। और एक और चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, अगर है ना आप लोगों ने सिर्फ एक ही बैच परचेज किया है यहां पर, तो लीजिए, उसको भुनाने का मौका कल ही आपको मिल रहा है। हम एक साथ आपके सारे पैसे वापस कर देंगे। और वो लोग जो सबसे ज्यादा तेज और चालाक हैं, सबसे ज्यादा तेज आंसर करने वाले हैं, वो चाहे तो अपना सारा का सारा पैसा यहां से वापस ले सकते हैं, जिन्होंने
जो पैसा आपने आज तक हमें दिया है, करियर विल पर जमा करवाया है, तो इससे बढ़िया ऑफर आपको और कहीं नहीं मिल सकता है। बस कल हम चाहते हैं कि आप हजारों नहीं लाखों की संख्या में खेलें, ताकि हमें भी है ना प्रोत्साहन मिले और हमें भी और ज्यादा मोटिवेशन मिले आपको और बेहतरीन कॉन्टेस्ट देने के। चलिए दोस्तों, डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।